गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कल की क्लास के आगे। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने कल कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ में हम लोगों ने बेसिक फार्मूला पढ़ा था कूलम्स लॉ का, कहाँ से डिराइव हुआ, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, और उसमें जो के होता है, जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, कि जब दो चार्ज के बीच का मीडियम चेंज हो जाए तो क्या क्या तमाम सारे कंडीशंस थी, हमने वो पढ़ा। आज हम उसके आगे देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें बता रहा है कि दो चार्ज, मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। सपोज दैट वन चार्ज इज Q1 एंड अनदर वन इज Q2 एंड दे आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r, दे आर प्लेस्ड r डिस्टेंस अपार्ट। तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, जहां R क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और Q1 और Q2 क्या होगा, इन दोनों का चार्जेस का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। मैग्नीट्यूड मींस वी डिड नॉट कंसीडर प्लस एंड माइनस। ओके, चूंकि कूलम्स लॉ बात करता है दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की, तो एज वी नो दैट, हम सबने 11th पे पढ़ा होगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। We know that force is a vector quantity. And what is vector quantity? Vector quantity is which quantity which has magnitude as well as direction. Vector quantity is which quantity which have magnitude as well as direction, and the quantity which follow triangular law of addition. ठीक है, तो चलिए ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन तो फॉलो करेगा, हमें पता है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स में क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। कूलम्स लॉ F is equal to K Q1 Q2 upon R square tells us about the magnitude of the force sorry, tells us about the magnitude of the force between the two charges which are situated at a R distance apart. But what about the direction? कूलम्स लॉ से हमें ये तो पता चल गया कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा, लेकिन उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये आज हम लोग देखेंगे। कल मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि जो कूलम्स लॉ होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, वो कैसा होता है, वो एक सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइंग बिटवीन टू चार्जेस इज अ सेंट्रल फोर्स। एंड सेंट्रल फोर्स मींस दैट ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये अलोंग द लाइन होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। कैसे, मान लीजिए ये Q1 Q2 दो चार्ज है, इन दोनों चार्ज को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें तो वो स्ट्रेट लाइन ये होगा। तो इन दोनों पे लगने वाला जो फोर्स होगा, सपोज दैट ये चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव। तो चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, सो दीज बोथ चार्ज इज गोइंग टू रिपेल ईच अदर। Repel each other means that Q1 will apply a force in outward direction on Q2 so that Q2 can travel in this direction, and as well Q2 will apply a force on Q1. So the direction of the force, as we all know that electrostatic force is a central force, so direction of the electrostatic force will be along the line joining the two charges. ठीक है, यानी कि यहां पर आप देखिए कि Q1 और Q2 चार्ज को, ये वाली लाइन, इस लाइन को अगर हम नाम दें AB लाइन, इस इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द AB लाइन होगी। अब चूंकि ये इसको रिपेल कर रहा है तो Q2 पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी यानी F, और Q1 पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी यानी F2। क्लियर, बात समझ में आई? Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, ये दोनों चार्ज क्या पॉजिटिव है, इसलिए चूंकि ये दोनों की दोनों चार्ज पॉजिटिव, ये दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, सो दिस पॉजिटिव चार्ज इज रिपेलिंग दिस पॉजिटिव चार्ज, सो डायरेक्शन इज आउटवर्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ central force, so always the direction will be along the line joining the two charges. Suppose that we are going to take another case, a second case, in which
suppose that this is a positive charge plus q1 and this is a negative charge minus q2. Okay, and these are r distance apart. So these two charges are of opposite nature. This is positive and this one is negative. So the nature of the force will be attractive. Means this charge, suppose that this is A point, this is B point. So this charge Q1 is going to attract Q2 towards itself, and same Q2 will attract this charge Q1 towards itself. So the direction on Q2 will be towards Q1 and on Q1 towards Q2. So this will be F B A B and this F B A. So यहाँ by that method we can understand the direction of electrostatic force applying on two charges. The दो charges पर electrostatic force की जो direction होगी वो always होगी along the line joining the two charges. Clear? चलिए अब हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पर. एकदम बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं और फिर थोड़ा सा आगे तक चलेंगे. सुपरपोजिशन थ्योरम देखेंगे. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. बहुत ही बेसिक, एकदम बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है. सपोज दैट एक पॉइंट है A एंड अनदर पॉइंट इज B, जिनके बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. कितनी डिस्टेंस है? 10 सेंटीमीटर. A पर एक चार्ज रखा है +2 माइक्रोकूलम और B पर चार्ज रखा है -4 माइक्रोकूलम. क्लियर? 2 पॉइंट, one point is A, another one is B. There is a charge on A is +2 microcoulomb and charge on B is -4 microcoulomb and the distance between A and B is 10 centimeter. पूछ क्या रहा है कि find the nature, magnitude and direction of the force on A and B both. मतलब A और B चार्जेस पर, इन चार्जेस पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन, उनका मैग्नीट्यूड और उनका नेचर बताइए. ठीक है, चलिए पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं. पहले सबसे पहले नेचर की बात करते हैं. तो चूंकि वन चार्ज इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव, सो इन दोनों का ओरिएंटेशन क्या है? अपोजिट है. तो एक दूसरे को क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे. तो नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा. डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. तो इन दोनों को कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है? इन दोनों को लाइन कौन ज्वाइन कर रहा है? ए बी. तो इस पर क्या होगा? अलोंग द लाइन ए बी. चलिए अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइंग बिटवीन टू चार्जेस, उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ. एंड कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, where K is equal to 9 into 10 to the power 9 और K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. जो मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट इट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. जहां पर क्वेश्चन में हमसे ये कोई भी स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि ये दोनों चार्ज किस पर्टिकुलर मीडियम में रखे हैं. तो अगर आपको ये स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि ये किसी एक पर्टिकुलर XYZ मीडियम में रखे हैं, तो आप इसको किस में मानेंगे? कि आइदर ये एयर में है और वैक्यूम में. समझ में आया? जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करेगा कि ये एक पर्टिकुलर एक्स मीडियम, वाटर, लिक्विड, ग्लिसरीन या किसी पर्टिकुलर एक्स मीडियम में रखा है, अगर ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है, देन यू विल सपोज दैट these two charges, the system of charges kept in air or clear. चलिए अब ये हम इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू उठा के रखेंगे. Q1 2 microcoulomb, we know that 2 microcoulomb into 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and 4 microcoulomb is equal to 4 into 10 to the power minus 6 coulomb. Now putting the value, F is equal to K. K की वैल्यू है 9 into 10 to the power 9. ये कौन सा चार्ज है? +2. तो हम यहाँ रखेंगे +2 into 10 to the power -6. और ये क्या है? -4. तो क्या रखेंगे? -4 into 10 to the power -6. और ये डिस्टेंस कितनी है? 10. तो क्या रखेंगे? 10 का स्क्वायर. क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है.
मैंने आपको क्वेश्चन के शुरुआत में, क्वेश्चन नहीं, जब मैं आपको कूलम्स लॉ पढ़ा रहा था उसी दिन मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि वी विल ओनली टेक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नॉट द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज का ओरिएंटेशन नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड। तो यहां पर हम क्वेश्चन में प्लस और माइनस नहीं रखेंगे। क्लियर? वंस अगेन हम यहाँ पर केवल और केवल चार्जेस का मैग्नीट्यूड पुट करेंगे, उनका साइन प्लस और माइनस पुट नहीं करेंगे। तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू के की वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 माइनस 6। और ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 10 का स्क्वायर। क्या अब ये कंप्लीटली सही है? नहीं, अभी भी ये कंप्लीटली सही नहीं है। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बताई गई है 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 10 सेंटीमीटर। और यहां पर फोर्स जो आएगा वो न्यूटन में आएगा, तो हमें इस सेंटीमीटर को भी किसमें चेंज करना होगा, मीटर में। इस सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना होगा, मीटर में। सारी की सारी क्वांटिटी हम एसआई यूनिट में रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर। तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करना चाहें तो वी नो दैट 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। कोई समस्या? चलिए अब हम इसको फिर से वैल्यू पुट करके देखते हैं। सो वी विल राइट दैट F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 2 into 10 to the power minus 6 into 4 into 10 to the power minus 6 upon 10 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइंग बिटवीन दीज टू चार्जेस। क्लियर? आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 into 4 कितना होगा 8, और 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कितना होगा 10 टू दी पावर माइनस 12, और 8 9 जार 72। तो यहां पर ये आएगा 72 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 अपॉन 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। कोई समस्या? इससे ये गया तो यहाँ कितना बचा 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 10 और 10 टू दी पावर माइनस 1, यानी ये आ जाएगा 7.2 न्यूटन। क्लियर? ये चीज समझ में आई आपको? तो मैंने ये इतना बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराया ताकि आप लोग अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, और दूसरा इनके बीच की डिस्टेंस होगा, और जो भी क्वांटिटी हम इसमें पुट करेंगे वो सारी की सारी किसमें होंगी, एसआई यूनिट में होंगी। क्लियर? आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। और किस तरफ होगी, किस डायरेक्शन में होगी, ये डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो दोनों प्लस है या दोनों माइनस है तो क्या होगा, रिपल्सिव डायरेक्शन में। और अगर एक प्लस माइनस है, अपोजिट नेचर है तो क्या होगा, अट्रैक्टिव डायरेक्शन में। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और इस क्वेश्चन से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन लगाते हैं जिसमें 2 से ज्यादा चार्जेस हों। सपोज दैट ये एक स्क्वायर है विच इज ABCD। ठीक है, इस स्क्वायर के 4 वर्टिसेस हैं ABCD, और इस स्क्वायर की साइड कितनी है 1 मीटर। कितनी साइड है इसकी 1 मीटर की। ठीक है, इसके हर वर्टेक्स पर इक्वल चार्ज रखा है Q Q
क्यू और क्यू, और क्यू की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम प्लस पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? कितनी वैल्यू है? 2 माइक्रो कूलम। क्लियर? आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्ज ऑन डी, यानी डी पर जो चार्ज है उस पर बाकी चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा ये पता करना है। क्लियर? क्या क्वेश्चन क्या है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक स्क्वायर है जिसकी सारी साइड कितनी है 1 मीटर की है, और इसके वर्टेक्स पर एबीसीडी वर्टेक्स पर एक इक्वल अमाउंट का चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है +2 माइक्रोकूलम, और पूछ रहा है डी पॉइंट पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं इसको। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो ए चार्ज है, ए वर्टेक्स पर जो चार्ज है ये डी पर फोर्स लगाएगा, जो बी वर्टेक्स पर चार्ज है वो भी डी पर फोर्स लगाएगा, और जो सी वर्टेक्स पर चार्ज है वो भी डी पर फोर्स लगाएगा। क्लियर? चूंकि सारे चार्ज पॉजिटिव हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फोर्स लगेगा उसका नेचर क्या होगा? रिपल्सिव। जैसे ए और डी दोनों चार्ज क्या है? प्लस है, तो ए डी पर जो फोर्स लगाएगा उसका नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव। देखते हैं। ए की वजह से डी पे लगने वाला फोर्स रिपल्सिव है, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। बोल बेटा, इज दिस क्लियर? सी की वजह से डी पर लगने वाला फोर्स, चूंकि ये डी पर वाला चार्ज भी पॉजिटिव और सी वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। और बी की वजह से जो डी पर फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। बोलिए, यही होगा। क्लियर? तो अब यहां पर ये तीन वेक्टर हमें मिला, एफ ए डी, एफ सी डी और एफ बी डी, सॉरी एफ बी डी, एफ ए डी, एफ सी डी और एफ बी डी। इन तीनों का अगर हम क्या नाम है नेट मैग्नीट्यूड निकाल दे तो डी पर लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता चल जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले हम निकालते हैं एफ ए डी की वैल्यू। एफ ए डी यानी ए और डी के बीच में लगने वाला, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे के Q1 Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, 2 माइक्रोकूलम। तो के 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस 1 है, तो 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर। चलिए अब निकालते हैं एफ सी डी। एफ सी डी क्या है? सी और डी के बीच में सी पर चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम। डी पर चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम। तो इनके बीच का भी होगा के 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन 1 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी? मैग्नीट्यूड इन दोनों का क्या आएगा? क्योंकि सारी क्वांटिटी इक्वल है, तो वी कैन राइट दैट एफ ए डी इज इक्वल टू एफ सी डी इज इक्वल टू एफ। मान सकते हैं हम लोग? पक्का? कोई समस्या? चलिए अब हम आते हैं एफ बी डी की तरफ। एफ बी डी इज इक्वल टू के, क्यू कितना है बी पर? 2 सेम है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। डी पर भी कितना है? उतना ही, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चूंकि ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखिए ध्यान से, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? √2। अरे ये स्क्वायर का डायगोनल है, और स्क्वायर का डायगोनल ऑलवेज होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स √2 होता है। तो a इक्वल टू कितना है? 1, तो 1 इंटू √2 तो कितना हो जाएगा? √2। कोई समस्या? अपॉन √2 का स्क्वायर, तो दिस इज के 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 बाई 2। क्लियर?
अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम 2 इंटू 1 का स्क्वायर लिख दें तो क्या इसके रिजल्ट पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 कितना आएगा? 2 ही आएगा। अब जरा इस चीज की वैल्यू को देखिए, ये किसके बराबर है? ये f के बराबर है। किसके बराबर है? f के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा? f बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा f बाई 2। कोई समस्या? अब यहां पर आइए, यानी कि एफ ए डी इज इक्वल टू कितना है? एफ सी डी कितना है? एफ, और एफ बी डी कितना है? एफ बाई 2। तो अब जरा इस चीज को अगर हम फिर से यहाँ पर देखें, सिर्फ वेक्टर बना करके, तो देखिए ये कितना है? ये है एफ, ये कितना है? ये है एफ, और ये कितना है? एफ बाई 2। अब ये देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। चूंकि ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो हमें ये पता है दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये सेम इसी डायरेक्शन में आएगा। और कितना आएगा? ये आएगा एफ रूट 2, और नेट हो जाएगा हमारा एफ नेट इज इक्वल टू एफ बाई 2 प्लस एफ रूट 2। क्लियर? समझ में आया? इसको आप यहाँ पर f की वैल्यू उठा करके आप यहाँ से पुट करके रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। पक्का? नोट, इसको नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाह रहे हैं तो। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मैं इसको रब करता हूँ। अब नए तरह के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे तरह का एक क्वेश्चन हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, कूलम्स लॉ से ही रिलेटेड है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसा दिख तो नहीं रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया बनाते हैं साफ साफ। अब ये दिख रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस पर है चार्ज प्लस 2 माइक्रोकूलम, इस पर है चार्ज माइनस 2 माइक्रोकूलम, और इस पर है चार्ज प्लस 4 माइक्रोकूलम। इसके वर्टेक्स है ए बी सी, और इसकी जो साइड है वो कितनी है? 1 मीटर। क्या पूछ रहा है? कितनी साइड है? 1 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स। क्या पूछ रहा है? एफ नेट ऑन वर्टेक्स बी। वर्टेक्स बी पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड बताइए। पूछ रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइंग ऑन बी। चलिए सेम चीज, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, यानी इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा उसका नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव, यानी ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्लियर? ये भी इसको रिपेल करेगा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे नेट फोर्स किस पर पूछा है? बी पर, तो हम सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, इसके साथ क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, यानी कि इस पर लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। बोल बेटा। क्लियर? ये है -2 माइक्रोकूलम और ये +4 माइक्रोकूलम। दोनों का नेचर क्या है? अलग अलग अपोजिट नेचर के हैं। तो ये C जो है ये B को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, यानी FCB। अब पूछ रहा है इन दोनों का मैग्नीट्यूड। अब देखिए दो वेक्टर हमें मिल गए। सबसे पहले इन दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। FAB इज इक्वल टू K 2 into 10 to the power -6 into 4 into 10 to the power -6 अपॉन 1 का स्क्वायर।
क्लियर। एफ सी बी के 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये तो दिख रहा है, तो इन दोनों को हम क्या मान लें, किसके बराबर, ये क्या आएगा, कैसा आएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। तो वी कैन राइट दैट एफ ए बी इज इक्वल टू एफ सी बी इज इक्वल टू एफ लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, एफ ए बी, चूंकि ध्यान से देखिए इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, तो वी कैन राइट दैट एफ ए बी इज इक्वल टू एफ सी बी इज इक्वल टू एफ। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए इस वेक्टर को, तो ये कुछ ऐसे हैं और ये कुछ ऐसे हैं, ये भी एफ, ये भी एफ। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल भी 60 होगा, तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, यानी इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। अब दो वेक्टर देखा इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो अब हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। वी नो दैट रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो a की जगह क्या आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर एफ इंटू एफ, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताइए। cos 120 यहाँ पर रखेंगे, cos 120 की वैल्यू बताइए, -1/2। cos 120 की वैल्यू -1/2 उठा के रखेंगे, तो यहाँ रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट आएगा बाहर f, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस एफ स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, एफ स्क्वायर बाहर कितना आएगा f, और f की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये f की वैल्यू है ये। क्लियर। तो ये हमारा क्या रहेगा, नेट फोर्स अप्लाइंग ऑन बी पर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, f, यानी कि F फोर्स किधर आएगा, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी, नेट फोर्स B पर किधर लगेगा, F की तरफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, और उनको उनका जो न्यूमेरिकल होता है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है और सुपरपोजिशन थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे सुपरपोजिशन थ्योरम पे हम लोग एक्ट करते हैं। ठीक है, कल हम लोग की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक होगा सुपरपोजिशन थ्योरम। आफ्टर सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बाद फिर हम लोग कूलम्स लॉ के हायर लेवल के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे, नीट से लेकर के IIT मेंस एंड फिर एडवांस लेवल तक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।